सभी को नमस्कार, जोहार। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही होगी, और यदि कोई साथी कंफर्म करेगा तो आगे चर्चा शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं ठीक 10:15 पर मीना आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े ग्रुप पर बात करने के लिए हाज़िर होऊंगा। तो सही समय पर मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को भी जानकारी मिली है वो सभी आज इस चर्चा में भागीदार बनेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है कि आज एक बड़ी संवैधानिक बात पर चर्चा करने की इच्छा है। आज देश में एक तरफ किसान आंदोलन उबाल मार रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर आरक्षित पदों के भरे जाने को लेकर के आंदोलन चल रहा है। आए दिन देश में इस तरीके के कोई न कोई आंदोलन चलते रहते हैं और आए दिन कोई न कोई समस्या खड़ी होती रहती है, और हमारे बहुत सारे लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर हमें लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है, हमारे सांसद विधायक क्यों चुप्पी साधे रहते हैं। कोई कहता है वो गुलाम हैं, कोई कहता है वो भ्रष्ट हैं, कोई कहता है क्या है। ये हम कह करके हमारा फ्रस्ट्रेशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या समस्याओं का समाधान इन चीज़ों से हो सकता है। मैं काफ़ी लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में जितना मेरे से बन पा रहा है सेवा करता रहा हूँ, विशेष रूप से वैचारिक स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर भी यथासंभव जब जब ज़रूरत पड़ी है या जितनी मेरी क्षमताएं थी मैंने सेवाएं देने की कोशिश की हैं। लेकिन फ़िलहाल मुद्दा ये नहीं है आज कि मैंने क्या किया है। देश में मैंने जो किया है वो 1000वां हिस्सा भी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा हज़ारों गुना लोग काम कर रहे हैं। मुद्दा ये बड़ी आशा के साथ में हम हमारे जनप्रतिनिधियों को सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? लोकतंत्र के अंदर हमारी वो आवाज़ होते हैं, और हमें हमारी लड़ाई उसके बाद भी लड़नी पड़ती है जब हमारे प्रतिनिधि होते हैं। बात मुझे यहीं से चुभी। कुछ साल पहले से, लंबे समय से मैंने बहुत सारा लिखा भी है, बोला भी है, लेकिन मैं रिव्यू करता रहता हूँ अपने आप को कि हम कहाँ गलत हैं, आखिर की अन्याय हो रहे हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ और अब करीब करीब 70 साल हो गए, और 71वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। सिर्फ कुछ लोगों के नौकर बन जाने से या कुछ लोगों के पास पैसा आ जाने से लोकतंत्र नहीं बनता है। लोकतंत्र के लिए आम जन के पास में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनका स्वाभिमान होना चाहिए, उनको हक मिलने चाहिए, अपने हक मिलने चाहिए। वो नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो किसी व्यक्ति का संविधान नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें। हमारे कुछ लोगों ने ये भूल फैलाई, एक भ्रम फैलाया बाबा का संविधान, और वहीं से हम सब लोगों को गच्चा खा गए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैंने भी बरसों तक जय भीम के नारे लगाए, संविधान का पता नहीं क्या क्या आती है कि अंधेरे में आप टकराओ तो कोई तकलीफ नहीं है, जब उजाले में टकराओ तो आपको लोग अंधा कहेंगे। जब तक हमें जानकारी नहीं थी हमने बहुत सारी चीज़ें कही, सुनी, बोली, बड़ाई आ गए, लिखी भी। लेकिन अब चीज़ें जब समझ में आने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने लगे हैं। देखिए, कल ही मैंने एक कमेंट लिखा था, उन्होंने कहा कि ये बाबा का संविधान नहीं बचा, एक मित्र ने, ये मोदी का संविधान है, उसको लागू कर रहे हैं। तो न तो बाबा का कोई संविधान है, न नरेंद्र मोदी का कोई संविधान है, ये सब भारत का संविधान है। और नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा संशोधन नहीं किया संविधान में जिसके आधार पर उसको कुछ विशेष पावर मिल गई हो, नरेंद्र मोदी को या संसद को या उनकी सरकार को। इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की है। संविधान जैसा था, मूल रूप से संविधान वैसा ही है। उसमें जो संशोधन किए गए हैं, उसमें बहुत सारे संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति के हकों को न्यायपालिका के द्वारा संकीर्ण किया गया, उनको विस्तारित करने के लिए संविधान में संशोधन किए गए, और भी कारणों से किए गए। लेकिन मूल स्वरूप को संविधान के को नहीं छेड़ा गया नकारात्मक रूप से। सकारात्मक रूप से मूल संविधान के साथ भी कुछ परिवर्तन किए गए, जो करने का संसद को संपूर्ण अधिकार है। तो आज बात ये आ रही है कि किसान के संबंध में जो बिल है, मैं अभी भी ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि वो बिल कितना बुरा है या कितना भला है। मुद्दे की बात यह है कि उस पर देश में किसान उबल रहा है, किसानों के हित के नाम पर ही उस बिल को लाया गया है, उसके बावजूद उसका किसान विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज़, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में प्रतिनिधित्व, जिसको हम आरक्षण बोलते हैं आम बोलचाल में, उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है और न्यायपालिका उसके संरक्षण के बजाय उसे कमज़ोर करने का काम लगातार संविधान लागू होने से आज तक करती रही है।
तो मुद्दा ये उठता है कि हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसी मुद्दे पे आज आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। लगभग 100 के आसपास लोग लाइव जुड़ चुके हैं। उम्मीद है और भी लोग जुड़ेंगे और इस बात को समझेंगे, और आपको समझ में आया तो इसको ठीक है, नहीं तो मेरे नाम से इन सब बातों को आपने इतना समय खर्च किया, मैं माफ़ी चाहूँगा अग्रिम यदि आपका मेरी जानकारियों से कोई अर्थ नहीं निकला। तो देखिए, मूल बात यहाँ से शुरू होती है कि भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का हक है। बोलने का हक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके चिल्लाओ। बोलने का हक में लिखना भी शामिल है, पढ़ना भी शामिल है और अपनी बात कहना भी शामिल है। वो कहाँ कहाँ कहने का शामिल है? जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, आपके हकों के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ आपको राइट टू स्पीच संविधान में दिया हुआ है। एक एक व्यक्ति को राइट टू स्पीच दिया हुआ है और उस राइट टू स्पीच के प्रोटेक्शन के लिए भारत के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि आपके राइट टू स्पीच यानी बोलने के हक को कोई छीनता है तो सीधे हाई कोर्ट में आप 226 आर्टिकल के तहत और सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा करके रिट पिटीशन दायर करके उसको लागू करवा सकते हैं। उसके बावजूद भी राइट टू स्पीच आपका लागू नहीं है। ये तो एक बात हुई। लेकिन हमारे राइट टू स्पीच को और विस्तार दिया गया है कि हमारे एमएलए और एमपी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई कई लाख जो है नागरिक होते हैं, मतदाता होते हैं। उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में, विधानमंडल में जाकर के एमएलसीज करते हैं और संसद में जाकर के, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जाकर के एमपीज करते हैं। तो मैं इसको आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक आदमी को जब फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, एक एक आदमी को दिया है, आपको, मेरे को, सबको, उसी अधिकार के तहत हम बोल रहे हैं, तो लाखों लोगों का जो हक है, जो रिप्रेजेंट करता है एमपी एमएलए, उनका जो बोलने का हक है वो तो लाखों गुना होना चाहिए। सोचिए इस बात को। एक आदमी को जब बोलने का फंडामेंटल राइट है और वो फंडामेंटल राइट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लोकतंत्र में संसद बनाई है, लोकतंत्र में विधानसभा, विधानमंडल बनाए गए हैं। क्योंकि हर आदमी, जब कानून बनते हैं तो आम आदमी अपनी राय नहीं रख सकता है। हर आदमी अन्याय होते हैं तो लोकसभा, विधानसभा में अपनी बात नहीं रख सकता है। इसलिए जनता के प्रतिनिधि के तौर पर संसदीय व्यवस्था इस देश में अपनाई गई और उसमें यह अवधारणा, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जब भी किसी नीति का निर्धारण हो, जब भी किसी कानून का निर्माण हो, तो वहां पर जनता के प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत चुने हुए, बहुमत के आधार पर निर्वाचित लोग जाकर के जनता के हितों की आवाज उठाएंगे या जनता के हितों के खिलाफ कोई बात होगी तो उसके खिलाफ वो खड़े होंगे वहां पर और वो बोलेंगे। और इसके लिए संविधान में एक विशेष व्यवस्था और की गई। वो विशेष व्यवस्था ये की गई कि यदि एमएलए एमपी संसद, विधानसभा में कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिससे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस लगे, किसी व्यक्ति विशेष की डायरेक्ट अपमान हो या किसी समाज के खिलाफ हो, किसी धर्म के खिलाफ हो, कोई भी बात वो बोल सकते हैं, बेरोक टोक बोल सकते हैं। और यदि वो बोल देते हैं तो उनके बोले हुए के आधार पर सिविल कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैं यहाँ आर्टिकल्स की शब्द सहज व्याख्या नहीं करना चाहता, मैं आम जनता की भाषा में ये बात कह रहा हूँ आपसे। यानी हमारे सांसद विधायकों को विधानमंडल में, यानी संसद के अंदर और विधानसभा में सब कुछ बेरोक टोक, बेहिचक, निर्भीक होकर के बोलने का हक है। सिर्फ उनको संसदीय परंपराओं को, यानी संसद और लोकसभा के और विधानसभा के नियमों का पालन करते हुए बोलना होगा वहां पर। लेकिन उनको जो बोलना है वो बोलें। किस लिए? गाली देने के लिए नहीं, उत्पात मचाने के लिए नहीं, हिंसा फैलाने के लिए नहीं, वो बोलें संविधान की रक्षा के लिए, अपने वोटरों के हकों की रक्षा के लिए। इसलिए उनको विशेषाधिकार दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? 70 साल से हमारे देश में जब विपक्ष में जो दल होता है, वो जो सत्ता में होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कोई चूड़ियाँ पेश करता है, कोई गैस की बात करता है, कोई पेट्रोल की बात करता है, और आंदोलन करते हैं। हमारे एमपी एमएलए जो हमारे आसपास में होते हैं ना, आम जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर जाके जनता के बीच में जाके खूब जम के नारेबाजी करवाते हैं, आंदोलन करते हैं। उनका मकसद होता है वोट बैंक। लेकिन अपने लोगों के हकों की रक्षा करने के लिए जहां उनको भेजा है विधायक बना करके, सांसद बना के, वहां वो जब बोलने की जरूरत होती है चुप रह जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? और हम उनको कहते हैं चोर हैं, उचक्के हैं, गुलाम हैं सरकारों के, वो नहीं बोलेंगे। क्या हमारे कह देने से काम पूरा हो जाता है? क्या हमारी समस्या का समाधान हो जाता है? क्या हमारे हक प्रोटेक्ट हो जाते हैं? नहीं होते हैं। और वो क्यों नहीं बोलते हैं, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। वो बेचारे हैं। इस संविधान में हमारे सांसद और विधायक बेचारे हैं।
पूरे संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। हमारा संविधान जो बनाया, उस संविधान को बनाने के बाद में संविधान के तथाकथित संविधान निर्माता, राष्ट्र के, जिनको बहुत सारे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, बहुत सारे भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उसी संसद में, राज्यसभा में कहा था कि मेरा बस चले तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को आग लगा दूं। मैं तो भाड़े का टट्टू था, मैंने कोई संविधान नहीं बनाया, मुझसे जो कुछ कहा गया मैंने वही संविधान में लिखा, मैंने कोई संविधान नहीं बनाया। बाबा साहब के शब्द हैं, राज्यसभा में आप आरटीआई लगा करके ये उनका बयान सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो संविधान निर्माता कहते हैं, और आज तक हमारे लोग एक वर्ग विशेष करके हमारे एससी के भाई लगातार प्रचार कर रहे हैं, हम भी उनकी यहाँ मिलाते रहे हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, बाबा साहब ने संविधान बनाया इसलिए और भी अच्छा संविधान है। लेकिन वही बाबा साहब ये कह गए कि ये संविधान सबसे घटिया संविधान है, मेरा बस चले तो इस संविधान को आग लगा दूं। और वो क्यों है, उसका कारण उन्होंने नहीं बताया। 1956 में फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ गोल मटोल जवाब दे दिया। मुझे तो लगता है 1956 में जो उन्होंने जवाब दिया वो दिलवाया गया उनसे तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तरीके का जवाब देंगे कि ये संविधान मैंने देवताओं के लिए बनाया था, इसमें राक्षस आकर के प्रवेश कर गए? इस देश में राक्षस किसको कहा गया है? आदिवासियों को राक्षस कहा गया है। क्या आदिवासियों के खिलाफ बोले थे बाबा साहब? मुझे नहीं लगता संसद में बाबा साहब ने ऐसी कोई भूल की होगी। तो किसके लिए कहा? राक्षस कौन है जो आ गए, जिनसे संसद में आ जाने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पीड़ा हो रही थी? ये एक उपमा अलंकार वाला बयान था। हकीकत ये है कि बाबा साहब को संविधान लागू करवाते ही, बनाते ही ये पता लग गया था कि संविधान घटिया संविधान है। क्यों घटिया संविधान है वो आज खुलासा मैं आपको बता रहा हूं, जिसके कारण हमारे साथ लगातार हर कदम पर अन्याय हो रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी रेलें बेची जा रही हैं, हमारे हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, लाल किला बेचा गया है, लेकिन एक भी सांसद नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? आखिर की में दिक्कत क्या है? वो गुलाम है, वो चोर है, वो भ्रष्ट है? नहीं, संविधान नहीं बोलने देता है उसको। संविधान ने उसके मुंह पर पैबंद लगा रखा है। हमारे लोकल भाषा में, आदिवासियों में, पूर्वी राजस्थान में बोलते हैं, वो जानवर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मिट्टी खाते हैं ना, गाय और भैंस के बछड़े, तो उन पर एक मच्छी का लगा देते हैं, वो लगा रखा है उनके पे, बोलने पे पाबंदी लगा रखा है। संविधान ये कहता है कि आप बेशक लाखों लोगों के प्रतिनिधि हो, बेशक आपको विशेषाधिकार है बोलने का, लेकिन आप संसद में मनवांछित नहीं बोल सकते हो। क्या नहीं बोल सकते हो? मैडम सोनिया गांधी आदेश दे देती है कि कांग्रेस की ये नीति है, कांग्रेस की यदि सरकार है तो हम जो कहते हैं उस पर आपको समर्थन करना है, और आप नहीं करोगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लाखों लोगों ने जो आपको चुन के भेजा है उसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो बाद की बात है कि अगली बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे लोग तो यहां तक ही सिमटे हुए हैं कि अगली बार टिकट नहीं मिलेगा इसलिए गुलामी करते हैं। सवाल ये नहीं है, अगली बार यदि वो अच्छा सांसद होगा तो बिना टिकट भी निर्दलीय जीत के जा सकता है। हमारे यहाँ दौसा से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय जीत कर गए, लेकिन निर्दलीय जीत कर जाकर के उन्होंने क्या किया वहां पर, वो उपलब्धियां यदि कोई गिनाने की जरूरत पड़े तो वो बहुत छोटी हो जाती हैं। उनके टाइम पर मीणा मुद्दा राजस्थान में उठा, और उनके टाइम पे दूसरी जातियों को एसटी की सूची में शामिल किया जा रहा था, पर्यायवाची। उस समय राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, नमो नारायण मीणा दोनों थे वहां पर। नमो नारायण मीणा जी तो मंत्री थे, लेकिन नहीं बोला कोई भी वहां पर, और हमारा मीणा मुद्दा आज भी अटका पड़ा है। तो मुद्दा, समस्या ये है कि हम वहां पर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एक विप शब्द है। तो विप संविधान ने व्यवस्था दी है कि पार्टी का आदेश उनको मानना पड़ेगा, चाहे जनता ने जुड़े हुए हैं वो। आप कुछ भी कर लो, ये संविधान आपके लोकतंत्र की हत्या करता है। लोकतंत्र बनाते ही इस तरीके का संविधान बनाया है कि इसमें जबरन जो सत्ता चलाते रहे हजारों सालों से, उन्हीं की सत्ता इस देश में कायम रहे। हम हमारे एमपी एमएलएज को गाली दे करके उनसे दूरियां बना सकते हैं, अपनी जबान खराब कर सकते हैं, अपना समय खराब कर सकते हैं, जैसा हमने भी बरसों तक किया है। यदि कल के दिन आप में से किसी को भी सांसद बना दिया जाए, मैंने कल परसों लिखा था कि डॉक्टर क्या नरेश मीणा जो आंदोलन कर रहा है उसके खिलाफ कुछ लोग कह रहे थे कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा। मैंने लिखा कल नरेश भी यदि सांसद विधायक बन गया और उनके विधायक बनने के बाद में कोई दूसरा नरेश पैदा हो जाए युवा, और वो आंदोलन करे, तो नरेश भी चुप्पी साध लेगा, मैं भी चुप्पी साध लूंगा, आप भी चुप्पी साध लोगे, क्योंकि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। संविधान नहीं बोलने देता आपको, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप चुन करके जाते हो, और आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। वहां पर पार्टी के कार्यालय में बैठा हुआ एक आदमी जारी करता है, जो सब उसका अध्यक्ष होता है,
वो जारी करता है आदेश, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है विप के जरिए। तो हमें हमारे एमपी एमएलएज का साथ देकर उस विप के कानून को खत्म कराने पे आंदोलन करना होगा। आपकी कितनी भी सरकारें बन जाए, कांग्रेस बीजेपी का कितना ही टिकट चल जाए, इसी ग्रुप पर पिछली बार एक अभियान चला गया था बहुत बड़ा कि राज्यसभा में भेजा जाए हमारे प्रतिनिधि को। देव प्रकाश जी को भेजने की बात हुई, कई लोगों को भेजने की बात हुई, मेरा भी नाम कुछ लोगों ने गलती से लिख दिया। इससे क्या होगा? हम क्या कर लेंगे जाकर के वहां पे? हमें वही बोलना पड़ेगा जो नरेंद्र मोदी की पार्टी कहेगी, जो सोनिया गांधी की पार्टी कहेगी, वही बोलना पड़ेगा हमें। किसी भी पार्टी से जाएंगे उस पार्टी के खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं। यदि आज राज्यसभा में, लोकसभा में एक विधेयक आ जाए, ये पार्टी ले आती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के नौकरियों का आरक्षण खत्म किया जाता है, तो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उनको खत्म करने पे या तो वोट देना होगा, और वोट नहीं देंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, और सदस्यता खत्म होते ही उनकी संख्या का बहुमत और बढ़ जाएगा और वो खत्म कर देंगे। इससे ज्यादा बुरी व्यवस्था संविधान में क्या हो सकती है? उस पर आज तक चर्चा नहीं की जाती है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। मुझे दुख होता है, सुप्रीम कोर्ट में आज तक इसको चैलेंज करने पर मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता है किसी ने किया हो। क्यों नहीं किया गया? हम इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? हम नए नए युवाओं को ले जाने की बात करते हैं, हम देव प्रकाश जी को ले जाने की बात करते हैं, पीआर मीणा जी को ले जाने की बात करते हैं, कोई और युवा नरेश मीणा जी को ले जाने की। कर क्या लेंगे ये लोग? जब 70 साल में कुछ नहीं कर पाए हमारे लोग। हमारी नौकरियों के रिजर्वेशन तो हमेशा खाली रहता है, भरा नहीं जाता है। लेकिन आपको एक बड़ी चीज बता रहा हूं मैं इस मंच से कि संसद और विधानसभाओं में 100% रिजर्वेशन रहा है हमारा। 1950 से लेकर आज तक SC ST का 100% रिजर्वेशन रहा है। पूरा रिजर्वेशन हो जाने से क्या हो जाता है मुझे बताइए? आप क्या कर लोगे? आप वो क्या कर रहे हैं वहां जाकर के? उनको गुलाम बना दिया गया वहां पर। और नौकरी में जब एक विभाग का मुखिया कोई ST SC का होता है तो वहां उस पोस्ट पे उसका 100% रिजर्वेशन होता है। क्या कर लेता है वो? राजस्थान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में ST का आदमी रहा है, OBC का आदमी रहा है, SC का आदमी रहा है। उन्होंने कौन सा पुलिस में सुधार कर दिया SC ST के लोगों के लिए? SC ST के लोगों के प्रमोशन नहीं होते हैं, दूसरे लोग पैसा दे करके या अपनी भाईबंदी करके प्रमोशन हो जाते हैं। ऐसे सिपाही हैं जिनको 30 साल हो गए वो सिपाही हैं, और ऐसे सिपाही हैं दूसरे लोग जो 5 साल में जाकर के थानेदार बन जाते हैं, डिपार्टमेंटल परीक्षा लेकर के 10 साल में बन जाते हैं। क्यों नहीं वो DGP और हमारे दूसरे लोग काम करते हैं? क्यों कर नहीं पाते हैं? तो ये सिस्टम की कमी है, उनको कोई अधिकार नहीं है। आपको संविधान की इस व्यवस्था को समझना होगा। मुझे यही बात आपसे कहनी थी। आपको मेरी बात ठीक लगे तो आज के बाद हम सांसद विधायकों को गाली देने के बजाय उस संविधान के प्रावधान को बदलने के लिए हमें काम करना होगा, और ये कह करके हम उस पर पर्दा डालेंगे कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, बाबा साहब ने बनाया इसलिए हम इसका आलोचना नहीं करें तो बाबा साहब की आलोचना हो जाएगी। बाबा साहब की कोई आलोचना नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग मनुवाद को पालन करते थे, वो नहीं करें, तो हम बुजुर्गों की आलोचना कर रहे हैं, विचारों की कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, उनकी नहीं कर रहे हैं, हम उनके विचारों की कर रहे हैं। तो हमारे पिताजी की, दादाजी के विचारों की आलोचना कर सकते हैं, तो संविधान बनाने में खामियां रखने वाले लोगों की आलोचना करने में क्यों डरते हैं? जब तक हम फोड़ा पक गया उसकी मवाद नहीं निकालोगे तो वो दर्द मारता रहेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब संविधान कहते हैं अच्छा संविधान बदलना चाहते हो, मनुवाद लागू कर दे। अरे मनुवाद क्या? मनुवाद तो हमें मनुवादी, तो मनुवाद एक प्रोडक्ट है जिसको दुकानदार बेच रहा है, ब्राह्मण उसका दुकानदार है, खरीदार कौन है? हमें। दारू की दुकान क्यों चल रही है? बेचने वाले के कारण नहीं चल रही है, खरीदार के कारण चल रही है। मनुवाद भी ऐसे ही चल रहा है। तो इस संविधान को हम लोगों ने बना दिया सर्वश्रेष्ठ, ये बहुत अच्छा संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है। ये संविधान कैसा है कैसा नहीं है, मैंने जो कहा है वो आपको ठीक लगे माने, नहीं ठीक लगे नहीं माने। मेरे मन में था कि मैं आपको ये बात बताऊं कि संविधान हमारे MP MLAs को नहीं बोलने देता है, और आप कितना ही चिल्ला चोट करते रहो, कितने भी अच्छे से अच्छे सांसद विधायक भेज दो, वो वही करेंगे जो उनकी पार्टी का अध्यक्ष कहेगा। आपके हकों को, आपकी गर्दन काटी जाएगी तो वो उस पर अंगूठा लगाएंगे, उस पर 10 का बिना पढ़ा आदमी पहला अंगूठा लगाता तो पड़ोसी से पूछता था। इनको वहां पर पूछने का हक नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अंगूठा लगाना है वहां पर। ये स्थिति है हमारे संविधान की, जिसको विश्व का सबसे अच्छा संविधान कह के 70 साल से प्रचारित किया जा रहा है, और बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को, नई पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। हमने भी हमारा पूरा जीवन यही दरिया बिछाने में निकाल दिया कि नहीं मनुवाद के खिलाफ करो, ये बर्बाद कर दी। बाबा ने अच्छा संविधान बनाया, जो बाबा 1953 में कह गया कि मैं आग लगा दूं इस संविधान को, इतना बेकार संविधान है। अब हम सांसद विधायकों को गाली देकर क्या कर लेंगे? आपके पिताजी को भेज दो
आपके भैया को भेज दो, घरवाली को भेज दो, बहन को भेज दो, मुझे भेज दो, आपको भेज दो, हम भी वही करेंगे, दूसरे सांसद विधायक कर रहे हैं। जब तक ये संविधान का ये प्रावधान नहीं बदला जाता है, इसलिए हमें काम करना है, जागरूकता लानी है, तो इस विषय पे काम करना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों पे बहुत सारा समय खर्च कर देते हैं, एक दूसरे को गाली देने में खर्च कर देते हैं। लास्ट एक बात देखिए, आज सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, हम उस पर फालतू की चीज़ों पे टाइम खर्च कर रहे हैं। इतना बड़ा ग्रुप है ये, मैं समझता हूँ हमारी जो मीणा कम्युनिटी है उसके लिए सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। देव प्रकाश जी ने बहुत सारे मिशन चला करके, बहुत सारे करंट इश्यूज को ला करके और उसको मंच का सदुपयोग भी करवाया है, लेकिन हम लॉन्च करें यहाँ से राजनेता और उसमें अपनी ताकत लगाएंगे, मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे जब तक हम इस मुद्दे पे अवेयरनेस पैदा नहीं करें। यदि आपको ठीक लगे ये मुद्दा तो इस पे अवेयरनेस पैदा करो, रोज के रोज इस मुद्दे पे चर्चा करो, लाइव चर्चा करो। एक से अधिक विद्वान आए, मेरी बात गलत है, मैंने कुछ गलत बता दिया है, अधिक संविधान वेदता, इसमें बहुत सारे विधिवेदता, कानूनविद, कानून के जानकार जुड़े हुए होंगे, वो आकर के क्लियर करें। यदि मेरी बात गलत है तो मैं माफी मांगकर, हाथ जोड़कर मेरी बात को वापस ले लूंगा। मेरी कोई जिद नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं जितना जानता था उतना शेयर किया। हम यहीं से सीखते हैं, समाज से ही हमने जो कुछ सीखा है वो आपसे सीखा है, सबसे सीखा है। ये भारत का संविधान जो वही बताया है, संविधान जो कहता है मैंने वो बताया है, मैंने कुछ अलग नहीं बताया है। मैंने सिर्फ संविधान की चीजों का अध्ययन करता रहता हूं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं जिनको लोगों के सामने लाया जाए। 100% रिजर्वेशन भरे जाने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारे हक मिलने चाहिए। जब तक 85% की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उस बात को गलत तरीके से करते हैं, तो उस तरीके से वो कभी पूरी नहीं हो सकती ये बातें। मेरी बात मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में हम सफल होंगे, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम ऊर्जा को बर्बाद करेंगे। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप सबने साथ दिया और इस चर्चा को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो आगे बढ़ाओ।